हाय दोस्तों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। क्रैश कोर्स नीट और JEE की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन के इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या क्या आता है। एक होता है एल्केन, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरा होता है एल्कीन, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तीसरा होता है एल्काइन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। और लास्ट में आता है बेंजीन, जिसमें कि इस तरह के एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो वन बाय वन सब एक एक के इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो पहले हम डिस्कस करते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड यानी एल्केन के बारे में। तो यहां पर है एल्केन। ठीक है दोस्तों, चलिए तो एल्केन में सबसे पहले कुछ नेम रिएक्शन आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये है नेम रिएक्शन। और नेम रिएक्शन मोस्ट ऑफ कॉमन है, आप सबको पता है। तो मैं यहाँ पे केवल नाम लिख देता हूं, आप वो नेम रिएक्शन जो है अपनी टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। तो वो नेम रिएक्शन आपको देखनी है। एक तो है वुर्ज रिएक्शन, ठीक है। दूसरी है कोरी हाउस रिएक्शन। तीसरी है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। चौथी है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन। एंड पांचवी है सेबेटियर सैंडविच रिएक्शन, है ना दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। देखिए सिंपल में बात करूं, वुर्ज रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एक एल्किल हैलाइड और यूज होता है सोडियम एंड ईथर। और सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में एक एल्किल हैलाइड, ठीक है दोस्तों, किसमें कन्वर्ट होता है, एक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये सब लोग जानते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे, जो वुर्ज रिएक्शन है इसमें केवल सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन भी बनते हैं। ध्यान रखें, सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब 2, 4, 6 इस टाइप के हाइड्रोकार्बन ही इसमें बन सकते हैं। ऑड नंबर के हाइड्रोकार्बन इसमें नहीं बन सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमारे पास है कोरी हाउस रिएक्शन। इसमें यूज होता है लिथियम एंड कॉपर का। तो जहां पर लिथियम और कॉपर आपको दिखे, इसका मतलब है वहां पर कोरी हाउस रिएक्शन यूज हो रही है। और साथ में एक एल्किल हैलाइड का भी यूज होता है। ठीक है, इस कोरी हाउस रिएक्शन से हम जो है ऑड नंबर, इवन नंबर, सब टाइप के एल्केन बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इससे बेटर मेथड है सिंथेसिस का। ठीक है, अब है हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन में एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है किसकी प्रेजेंस में, NaOH and CaO, इसकी प्रेजेंस में एक एल्केन बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हम लोग एक कार्बन की, इसमें एक कार्बन की एल्केन भी बना सकते हैं, 2 की, 3 की, 4 की, कितनी भी बना सकते हैं। लेकिन वुर्ज रिएक्शन और कोरी हाउस में रिएक्शन मिनिमम 2 कार्बन की एल्केन ही बनती है। चलिए अब देखिए फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन बिल्कुल कोरी वुर्ज रिएक्शन के जैसे है। तो वुर्ज में Na का यूज होता है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन में जिंक का यूज होता है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब सेबेटियर सैंडविच रिएक्शन। सेबेटियर सैंडविच रिएक्शन में कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, किसकी प्रेजेंस में, H2 और निकल, इसकी प्रेजेंस में एक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं सेबेटियर सैंडविच रिएक्शन। तो आई थिंक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि किस रिएक्शन में क्या होता है, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो एल्केन में ये आपको करना है। तो एक तो ये पार्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एल्केन में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो होता है मोनोक्लोरोनेशन। मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट, इससे कई बार क्वेश्चन आता है। इसमें होता क्या है, देखो मान लीजिए कोई एक एल्केन है और उसका अगर हम क्लोरिनेशन करते हैं तो आपको मालूम है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो यहां पर एक क्लोरीन ऐड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए इस एल्केन में 6 हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। अगर इसका मोनोक्लोरिनेशन यानी एक क्लोरीन किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे तो इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। अब पूछता क्या है कि एक टाइप ऑफ एल्कीन है उसके कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बन सकते हैं।
तो ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ हाइड्रोजन इन एल्केन, यानी कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे, ये डिपेंड करेगा कि उस एल्केन में हाइड्रोजन कितने टाइप के हैं। ठीक है दोस्तों, अब सपोज मैं इसकी बात करूं, इसमें देखिए अगर इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो नाम होगा 1-क्लोरोएथीन, और इसमें से भी कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो नाम होगा 1-क्लोरोएथीन। इसका मतलब इसमें 6 हाइड्रोजन है, लेकिन 6 के 6 एक ही टाइप के हैं, इसीलिए एथीन का अगर हम मोनोक्लोरोनेशन करोगे तो केवल आपको एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ही मिलेगा। तो हर बार अगर नाम अलग अलग होगा तो अलग अलग डेरिवेटिव मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए मैं इस तरह का एक प्रोडक्ट लिखता हूं, एल्केन लिखता हूं प्रोपेन, और इसका अगर हम मोनोक्लोरोनेशन कराएंगे तो कितने पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं। आप देखिए ये जो 3 हाइड्रोजन है, तीनों में से कोई भी रिप्लेस होगा तो इस तरह बनेगा CH2Cl, CH2 एंड CH3। ठीक है, और इन 3 में भी कोई भी रिप्लेस होगा तो इसी तरह का प्रोडक्ट बनेगा, यानी या तो इन 3 को या तो इन 3 में कोई सा भी हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो 1-क्लोरोप्रोपेन ही बनने वाला है। इसका मतलब ये 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन एक ही टाइप के हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करें तो जो है दूसरा प्रोडक्ट बनेगा 2-क्लोरोप्रोपेन इस तरह से। तो इसका मतलब इस प्रोपेन में है तो 8 हाइड्रोजन, लेकिन कुल मिला के 2 टाइप के हाइड्रोजन है, एक टाइप का ये हाइड्रोजन है, एक टाइप का ये हाइड्रोजन। तो जितने टाइप के हाइड्रोजन रहेंगे उतने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन जाएंगे। तो प्रोपेन से 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो आपको इसमें हमेशा ध्यान रखना है कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे। फॉर एग्जांपल एक इस तरह का प्रोडक्ट है, ठीक है, और पूछता है इसका मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनाएं। देखिए अगर यहां से हाइड्रोजन निकलता है तो 1-क्लोरो और बाकी सब कुछ वैसा रहेगा, यहां, इसका मतलब ये सारे के सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो इस एल्केन से केवल एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेगा। ठीक है, तो इस तरह ये कौन सा है, नियोपेंटेन, ठीक है, क्योंकि सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं। दूसरी फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस तरह का कोई प्रोडक्ट लिखा है CH3, ठीक है, अब पूछता है कि इसके कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे। तो आप देख लीजिए अगर यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो उसको बोलेंगे 1-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन, और यहां से भी जाता है तो अगेन 1-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन। इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन एक जैसे हैं। ठीक है, यहां से जाएगा तो क्या बनेगा, 2-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन अलग है, यहां से जाएगा तो ये वाला हाइड्रोजन अलग है। ठीक है, तो इनको ABC करके आपको नॉमेनक्लेचर करना है, और यहां से जाएगा तो ये हाइड्रोजन अलग है। कुल मिला के इस एल्केन से 4 टाइप के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ध्यान में रखना है। चलिए ठीक है, अब कई बार ये भी पूछता है थोड़ा सा टफ करने के लिए कि इनमें से कोई ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव आपको कैसे ढूंढना है कि वो कार्बन जिसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप होंगे। तो देखिए ध्यान रखें दोस्तों, यहां से अगर रिलीज होता है तो 2H है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, यहां से भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, यहां से रिलीज होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ क्या आ रहा है, CH3। लेकिन इस कार्बन से अगर एक क्लोरीन जाता है तो वहां पे एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनने वाला है। तो कुल मिला के जब एक कैरल कार्बन जनरेट होता है तो उससे जो है 2 ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। चलिए इस पूरे वीडियो का मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन सीरीज में वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, इस पूरे वीडियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए तो ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इनकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो नंबर 3 है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक जो एल्केन है उसको जो है एक हैलोजन रिप्लेस करके इस तरह का एल्किल हैलाइड बना देता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अच्छा, जितनी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है किस मैकेनिज्म पे काम करती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे। एक आपको ध्यान रखना है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे काम करती है। ठीक है, जो फ्लोरिनेशन होता है वो ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोसिव होता है, जबकि जो आयोडिनेशन होता है वो जो है हमेशा रिवर्सिबल होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो कभी भी फ्लोरिनेशन और आयोडिनेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी फ्लोरो एल्केन और आयोडो एल्केन बनाना टफ होता है बजाय ब्रोमो एल्केन और क्लोरो एल्केन के। ठीक है दोस्तों, चलिए ये भी समझ में आ गया। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि जो आयोडिनेशन है वो रिवर्सिबल क्यों होती है? तो मान लिया जाए हम लोग यहाँ पर आयोडीन की रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो यहाँ पर बनेगा Ri प्लस HI। ठीक है, तो जो HI है वो रिड्यूसिंग नेचर का होता है और इस Ri को रिड्यूस कर देता है दोबारा से RH में। इसीलिए जो है आयोडिनेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो अगर हमें इसको रोकना है तो हमें जो है आयोडिनेशन करना पड़ेगा HNO3 की प्रेजेंस में। ठीक है दोस्तों, तो HNO3 क्या करेगा, इस HI को वो हटा देगा और अगर HI नहीं बनेगा तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ना कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। चलिए इतना आपको ध्यान में रखना। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। अब उसके बाद है इसमें आता है साइक्लाइजेशन। तो कई बार जो है इस तरह के प्रोडक्ट दिए होते हैं, तो इस केस में क्या होता है कि ये जो नॉर्मल हेप्टेन है 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। तो नॉर्मल हेक्सेन जो है कुछ कैटालिस्ट जैसे V2O5 Al2O3 या है MnO2 Cr2O3, इन सब में से किसी एक की प्रेजेंस में इस तरह से क्लोज रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लाइजेशन और उसमें ये सारे रिएजेंट यूज होते हैं। अब क्या होगा, साइक्लाइजेशन में हाइड्रोजन हर किसी कार्बन पे 2-2 है, तो अगर यहाँ से जो है 6 हाइड्रोजन निकल जाते हैं तो ये जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे एरोमेटाइजेशन। तो एरोमेटाइजेशन और साइक्लाइजेशन जो है इस तरह से चलता है। चलिए ये रिएजेंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, कई बार कुछ पेट्रोलियम है ना, जैसे यहां पर आ गया ऑक्टेन नंबर, क्रैकिंग, ठीक है, TEL, ठीक है, और आइसो ऑक्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। तो इस तरह के कुछ टर्म्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो ऑक्टेन नंबर क्या होता है दोस्तों, ऑक्टेन नंबर में जो फ्यूल होता है वो फ्यूल की क्वालिटी को बताने के काम आता है ऑक्टेन नंबर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो फ्यूल है उसमें अगर ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन ज्यादा होते हैं तो फ्यूल की क्वालिटी अच्छी होती है, और अगर उसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ज्यादा होते हैं तो फ्यूल की क्वालिटी कम होगी। तो हम क्या चाहेंगे कि फ्यूल में जो है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन हो ताकि फ्यूल की क्वालिटी अच्छी होती है। अब अगर हम देखें इन दोनों को, आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन, तो आइसो ऑक्टेन एक ब्रांच चेन कंपाउंड है जबकि नॉर्मल हेप्टेन एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। तो अगर हम आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर देखें तो इसका ऑक्टेन नंबर होता है 100, जबकि नॉर्मल हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर होता है 0। ठीक है, अब अगर हम किसी फ्यूल के ऑक्टेन नंबर की बात करें तो उस फ्यूल में जो है ब्रांच और स्ट्रेट चेन कंपाउंड दोनों होंगे। तो मान लिया जाए किसी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर जो है 90% है, तो इसका मतलब उस फ्यूल में 90% आइसो ऑक्टेन होगा। तो इस तरह से आपको पता करना है। कई बार पूछ लेता है कि फ्यूल का ऑक्टेन नंबर 90% है या 20% है या 40% है 80% है, तो उतना ही परसेंट क्या होगा, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन उसमें प्रेजेंट होंगे। तो आइसो ऑक्टेन जितना ज्यादा होगा फ्यूल की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब होता है टूटना। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, हायर कंपाउंड, हाई या लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को हाई टेम्परेचर में ब्रेक डाउन करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो ये वाला कंपाउंड है ये छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैकिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं TEL की। TEL की फुल फॉर्म होती है टेट्रा इथाइल लेड। तो इथाइल का मतलब होता है C2H5 4NPN। टेट्रा इथाइल लेड एक एंटी नॉकिंग सब्सटेंस है। ठीक है, और नॉकिंग का मतलब होता है फ्यूल जब इंटरनल कंबशन इंजन में बर्न होता है तो वो क्या करता है, कुछ साउंड प्रोड्यूस करता है, उसी साउंड को हम बोलते हैं नॉकिंग। तो साउंड को कम करने के लिए फ्यूल में कुछ ऐसे सब्सटेंस मिलाए जाते हैं जो कि फ्यूल की क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं और साउंड को कम करते हैं। तो उसमें एक है टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, तो टेट्रा इथाइल लेड एक तरह का क्या है, एंटी नॉकिंग सब्सटेंस है, यानी साउंड को ये कम करेगा, फ्यूल की क्वालिटी को बढ़ाएगा। तो ये कुछ कई बार इससे पूछा भी जाता है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि जब हम लेड को यूज करते हैं तो लेड जो है एक पॉल्यूशन कॉज करता है। ठीक है, पॉल्यूशन कॉज मतलब ये जो है एक इंजन की इंटरनल वॉल में चिपक जाता है, जिससे कि इंजन की क्वालिटी या इंजन की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इसको हटाने के लिए हम कई बार जो है इथाइलिन ब्रोमाइड CH2Br एंड CH2Br इसको हम इस TEL के साथ ऐड करते हैं। तो जो लेड है वो लेड ब्रोमाइड की फॉर्म में अलग हो जाता है, यानी ये एक वोलेटाइल कंपोनेंट है। तो अब जो लेड है वो इंजन की दीवार में नहीं चिपक पाता है, वो वोलेटाइल होके जो है इवेपोरेट हो जाता है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो एल्केन में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्कीन, यानी डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड एल्कीन। ठीक है, ये सर लिख रही है। अब एल्कीन में सबसे पहले आता है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन है ना दोस्तों। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन की बात करें तो देखो, जितना ज्यादा एल्कीन में सब्स्टिट्यूशन होगा किसका, मिथाइल ग्रुप का, तो एल्कीन उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी, तो उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। तो इसका मतलब अगर मैं डबल बॉन्ड के चारों तरफ 4 R करूं तो एल्कीन की रिएक्टिविटी ज्यादा, अगर जो है इस तरफ जो है केवल 3 R है तो ये क्या चलता, एक्टिविटी थोड़ी सी, रिएक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा, स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देख लेते हैं, एक बार 2 और एक बार जो है H और H। ठीक है दोस्तों, और एक बार जो है इस तरह से R और R, इसमें आप सिस और ट्रांस में लगा सकते हो, और लास्ट में CH2 एंड CH2। तो कुल मिला के बोलने का मतलब है जितनी ज्यादा डबल बॉन्ड में सब्स्टिट्यूशन होंगे स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी और रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये और सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाली एल्कीन। इस तरह का क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास एडिशन रिएक्शन है ना। तो एडिशन रिएक्शन से सब लोग वाकिफ होंगे कि जब भी एल्कीन में एडिशन होता है तो 2 टाइप का एडिशन होता है, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, आप जब भी मार्कोनिकॉफ होगा तो जो है कार्बोकैटायन मीडिएटेड रिएक्शन होगी, और एंटी मार्कोनिकॉफ होगा तो हमेशा फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल और यहाँ पे कार्बोकैटायन मीडिएटेड रिएक्शन। तो हमेशा जो Br है या नेगेटिव पार्ट है वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा Br एंड CH3, और इस केस में लेस स्टेबल कार्बोकैटायन यानी CH2 एंड CH2Br। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान दें, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं आपको बोलूं कि ये कोई कंपाउंड है और इसमें आप जो है HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड HBr, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन हो रहा है, तो आप इसका प्रोडक्ट ढूंढिए। तो इसमें आपको मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन देखना है और इसमें लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन देखना है। चलिए इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो HBr या HCl या HI या कुछ भी हो, इस तरह से एडिशन में आपको करवाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है
ओजोनोलाइसिस, तो इससे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है ओजोनोलाइसिस, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल सी बात है, हमारे पास कोई एल्कीन है और उसका हम ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ओजोनोलाइसिस हमेशा होता है एक इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, CH2Cl2। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे दोनों एल्कीन का डबल बॉन्ड हट जाएगा और इस तरह से एक ओजोनाइड बन जाएगा। और ओजोनाइड अनस्टेबल होता है, जो जिंक और H2O की प्रेजेंस में इस तरह से ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। इस तरह ध्यान रखना। तो जो ये वाला O है वो इस तरह से ZnO के फॉर्म में निकल जाएगा और हमारे पास दो कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएंगे। तो एक कार्बोनिल कंपाउंड ये प्लस एक कार्बोनिल कंपाउंड ये, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर इस कार्बन पे H और H हुआ तो यहां पर भी H और H होगा, और इस कार्बन पे अगर CH3 और H हुआ तो यहां पर भी क्या होने वाला है, CH3 और H। तो कुल मिला के बोलने का मतलब है ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे और इधर एक O आ जाएगा और इधर एक O आ जाएगा, और जो भी O होगा वो कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लिया जाए मेरे पास इस तरह की कोई एल्कीन हुई, ठीक है, और उसका पूछा है ओजोनोलाइसिस फॉलोड बाय जिंक एंड H2, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है, तो किस टाइप का बनेगा। बस सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है। तो ये बॉन्ड मैंने यहां से ब्रेक डाउन कर लिया, एक O इस साइड देना है और दूसरा O इस साइड देना है। अब देखो यहां पर जो O है वो डबल बॉन्ड और यहां पर जो O है वो डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो हमेशा कीटोन बनेगा, और यहाँ पे देखो डबल बॉन्डेड कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है तो हमेशा एल्डिहाइड बनेगा। तो आप देखिए ये वाला जो कंपाउंड हुआ ये होगा CH3CHO, और ये वाला जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा एसीटोन। तो इस तरह से दो कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएंगे। दोनों एसीटोन भी हो सकते हैं, दोनों एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि एल्कीन कौन सी है, ठीक है। चलो तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब थोड़ा सा एक और टिपिकल एग्जांपल मैं ले लेता हूं। मान लिया जाए डबल बॉन्ड इस तरह की है और पूछा है ओजोनोलाइसिस फॉलोड बाय ZnH2, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए यहां पे आपको क्या करना है, बॉन्ड तोड़ देना है इस तरह से, एक O इधर और एक O इधर, एक O इधर और एक O इधर। तो आप देखिए यहां पर क्या था, कार्बन था तो CHO, और यहां पर आ जाएगा CHO, इधर भी आ जाएगा CHO और इधर भी आ जाएगा CHO। तो कुल मिला के इस तरह के दो कंपाउंड आपके पास मिल जाएंगे। चलिए, कई बार इस तरह भी पूछ लेता है, इसका ओजोनोलाइसिस करेंगे क्या हो रहा है। देखो इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, इसका मतलब यहाँ पे बनेगा एल्डिहाइड और यहाँ पे बनेगा कीटोन। देख लेते हैं, यहाँ पर आपको मिटाना है तो ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाएगा CHO। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया ओजोनोलाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन मैंने कई बार आपको डिस्कस कर दिया है। तो ऑक्सीडेशन दो चीजों की प्रेजेंस, दो टाइप से होता है। देखिए अगर मैंने यहां पर लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 तो प्रोडक्ट अलग बनेगा, एंड हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 तो प्रोडक्ट अलग बनेंगे। देखिए जब हम कोल्ड एंड डाइल्यूट की बात करते हैं तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी एल्डिहाइड नहीं, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर केवल OH ग्रुप को आपको पेस्ट करना है हर किसी कार्बन पे, तो CH2OH एंड CH2OH यानी अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होता है, हम रिएक्शन थोड़ा विग्रेस होती है, तो जो CH2OH है वो अल्कोहल ना होके क्या बन जाएगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर बन जाता है COOH एंड COOH इस तरह से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो हॉट एंड कोल्ड के साथ मैंने बताया। अब थोड़ा एल्कीन को मैं चेंज करता हूं। मान लीजिए मैंने एल्कीन लिखी है CH3 C डबल बॉन्ड C एंड CH3, ठीक है। और सेम यहां मैं कोल्ड एंड डाइल्यूट और यहां मैं हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस यहां पे H होगा, यहां पे H होगा,
तो कोल्ड एंड डाइल्यूट में हर किसी डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH ग्रुप लग जाएगा। तो यानी इसका मतलब ये हो जाएगा COH सिंगल बॉन्ड COH एंड CH3। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हर डबल बॉन्ड कार्बन एक कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास जो डबल बॉन्ड है वो मिडिल कार्बन पे है। एक किनारे वाले कार्बन पे होता तो वो डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। चलिए, अब इसमें एक एंटी एडिशन और सिन एडिशन आता है, तो वो मैंने आपको रिएजेंट वाले वीडियो में बता रखा, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। चलिए, तो एल्कीन से लगभग इतना ही। अब हम बात करते हैं एल्काइन। एल्काइन यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, तो पहला है एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर, तो अगर मैं एसिडिक नेचर की बात करूं तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं। क्यों? क्योंकि जो है इनमें जो ये कार्बन है ये sp कार्बन है, और sp कार्बन होने की वजह से सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसी कार्बन के पास होते हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये कुछ हद तक H को डोनेट कर सकता है, इसीलिए एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एसिडिक प्रॉपर्टी ट्रिपल बॉन्ड तभी शो करेगा जब उसके पास कोई एक हाइड्रोजन होगा, यानी ये करेगा और ये भी करेगा। लेकिन अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं R से तो केवल एक हाइड्रोजन तो ये करेगा, लेकिन अगर दोनों हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूं R से तो कभी ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। यानी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होना जरूरी है, ये ध्यान रखिए। अब इसकी रिएक्शन कैसे होगी देखिए, कई बार इससे किस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे मैं RC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो एक H है, इसका मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो देखिए 3 रिएक्शन मैं आपको बताने वाला हूं। अगर मैं इस एल्काइन में टॉलेंस रिएजेंट, जिसको हम बोलते हैं अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा और ये प्लस, तो एक्चुअल में क्या हो, Ag है वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, है ना, तो हो जाएगा यहाँ पे CAG। अगर 2 हाइड्रोजन होंगे तो दोनों रिप्लेस हो जाएंगे, यानी मेटल एसिडिक हाइड्रोजन को एल्काइन से रिप्लेस कर देगा और मेटल एल्काइनाइड बनाएगा। ठीक है, एल्काइनाइड, मेटल एल्काइनाइड, तो इसका नाम है सिल्वर एसिटाइलाइड। तो ये क्या करेगा, सिल्वर एसिटाइलाइड एक व्हाइट PPT बनाता है, तो इससे पता लग जाता है कि व्हाइट कलर आने से यहाँ पे एसिडिक प्रॉपर्टी हो रही है। और व्हाइट कलर कौन देगा, जब टॉलेंस रिएजेंट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्यूप्रस का कोई सॉल्ट होता है, जैसे इस तरह का, ठीक है, कॉपर का, तो कॉपर के साथ भी सेम होगा, यानी जो कॉपर होगा वो एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कॉपर का एल्काइनाइड बनाएगा, और कॉपर का जो एल्काइनाइड होता है वो रेड कलर का होता है। ठीक है, तो कई बार पूछा भी जाता है कि कौन सी एल्काइन इसके साथ रेड कलर देगी, इसके साथ व्हाइट कलर देगी, तो वही एल्काइन देगी जिसमें एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, अदरवाइज कोई एल्काइन नहीं देगी। उसी तरह सोडा व्हाइट के साथ भी NaNH2, तो क्या होगा, Na इसको रिप्लेस कर देगा, C ट्रिपल बॉन्ड C Na। तो इस तरह से इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी शो होती है। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे अगर आपको पूछा जाए कि ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन, इनमें से कौन जो है इनमें से कलर देगा, ठीक है, तो ब्यूट 1 आइन में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो किनारे है, तो यहाँ पे कलर आएगा, लेकिन ब्यूट 2 आइन में ट्रिपल बॉन्ड बीच में है तो कलर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। चलिए, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब एसिडिक प्रॉपर्टी हो गई, उसके बाद आगे हमारे पास, हाँ, अब एसिडिक प्रॉपर्टी को अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं वाटर, वाटर के बाद होता है अल्कोहल, अल्कोहल के बाद होता है ये ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड के बाद होता है अमोनिया, और अमोनिया के बाद होता है हाइड्रोकार्बन। ये इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, इस तरह एसिडिटी बढ़ेगी। ठीक है, और अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की बात करूं तो पहले हमेशा ट्रिपल बॉन्ड
उसके बाद डबल बॉन्ड और उसके बाद सिंगल बॉन्ड आता है। ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा, डबल बॉन्ड उससे कम, सिंगल बॉन्ड सबसे कम। चलिए, तो इस तरह कई बार पूछ लेता है। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो एल्काइन में अगर आप एडिशन रिएक्शन करते हैं तो वो भी हमेशा मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगी। जैसे अगर मैं यहां पर लेता हूं R ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और मैं करवाता हूं HBr की रिएक्शन, तो Br कहां जाएगा? इस वाले कार्बन पे, क्योंकि ज्यादा स्टेबल है, तो Br पहुंच गया यहाँ और यह हो गया CH2। अगेन अगर दोबारा से HBr की रिएक्शन होगी तो दोबारा से जो है Br जो है मिडिल वाले कार्बन पे आएगा, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CBr और यहाँ पे आ जाएगा CH2। ठीक है, कई बार ऐसा भी पूछ लेता है कि अगर इसको हम वाटर से ट्रीट करें तो दोनों Br में क्या हो जाएगा? Br निकल जाएगा और उसकी जगह में OH आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, COH OH, ये दोनों निकाल दिए मैंने और इधर आ गया CH3। अब अगर एक कार्बन पे दोनों OH जुड़े होते हैं तो क्या होगा, एक H2O निकल जाएगा, तो क्या होगा, ये जो कंपाउंड है ये एक कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कई बार इस तरह की रिएक्शन भी पूछ लेते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। H2O की जगह यहाँ पे जो है एक्वस KOH भी हो सकता है, चलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। तो HBr की जगह जो है अगर मैं HCl लूं तो सेम रिएक्शन होगी, HCl की जगह में अगर H2O हो तो सेम रिएक्शन होगी। ठीक है, HBr की जगह में HOCl भी होता है तो सेम रिएक्शन होगी। HOCl में आपको ये ध्यान रखना है कि Cl जो है प्लस है और OH माइनस है, तो OH हमेशा मिडिल वाले कार्बन पे आएगा। ये कई बार कंफ्यूज करता है, हम लोग Cl को माइनस समझते हैं, OH को प्लस समझते हैं, लेकिन O की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इस समय Cl से ज्यादा है, इसलिए OH पे माइनस चार्ज, Cl पे प्लस चार्ज। और जब भी ट्रिपल बॉन्ड का आप करोगे तो माइनस चार्ज हमेशा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पे ही अटैच्ड होगा। चलिए ठीक है, एक थोड़ा सा मैं हाइड्रेशन है ना, तो चलो आपको मैं इसमें बता ही देता हूँ। RC ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें तो आपको मालूम है कि H जो OH है वो बीच वाले कार्बन पे, ये इस वाले कार्बन पे। और हाइड्रोलाइसिस हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, मरकरी और सल्फ्यूरिक एसिड इन दोनों के ब्रिजेस में होता है। तो RC यहाँ पे OH आ जाएगा और डबल बॉन्ड CH2। अब ये रिअरेंज हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड इधर और ये H इधर, तो इसका मतलब क्या बन सकता है, R कीटोन बन सकता है। अगर मान लीजिए ये R की जगह में H होता है तो इसकी जगह में क्या होगा, ये H होगा तो एक एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन अगर R हो गया तो ये कीटोन बनेगा। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये एडिशन रिएक्शन भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन। ठीक है, सेम वही जैसे ऑक्सीडेशन हमने डबल बॉन्ड में किया था वैसे ऑक्सीडेशन हम ट्रिपल बॉन्ड में भी करेंगे। उसी तरह दो टाइप के हमारे पास रिएजेंट है, एक है कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 और दूसरा है हमारे पास हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4। ठीक है दोस्तों, सेम कॉन्सेप्ट। अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट की हम बात करें तो जो C ट्रिपल बॉन्ड H ये वाला ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH ग्रुप। ठीक है दोस्तों, और अगर इसकी बात करें ठीक है दोस्तों, इसकी बात करें तो ये पूरा के पूरा ग्रुप टूट जाता है और दो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। यही एक डिफरेंस है। देखो कैसे, इसमें जो है एक COOH एंड COOH, तो दोनों के दोनों स्टेबल रहेंगे। लेकिन अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड की बात करें तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, एक बनेगा COOH, कौन सा, फॉर्मिक एसिड, और दूसरा होगा फॉर्मिक एसिड। अच्छा, कभी भी अगर फॉर्मिक एसिड बनता है तो फॉर्मिक एसिड जो है बाकी सब कार्बोक्सिलिक एसिड से अनस्टेबल होता है, ये दोबारा से ब्रेक डाउन हो जाएगा H2O and CO2। तो कुल मिला के इसका जो प्रोडक्ट होगा वो H2O and CO2 होगा, क्योंकि यहाँ पर दो फॉर्मिक एसिड बन रहे हैं। ठीक, अब थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम को चेंज करता हूं। अगर यहाँ पे एक R हुआ, ठीक है दोस्तों, तो तब क्या होगा, यानी तब अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है एक जो है बन जाएगा COOH और एक कार्बन पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड हो, तो इस तरह से CO और ये R। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, ये पूरा की पूरा पार्ट दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें आने वाला है HCOOH एंड RCOOH।
ये R की वजह से स्टेबल हो गया, लेकिन ये कभी भी स्टेबल नहीं होता है, ये दोबारा से H2O and CO2 में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मिक एसिड बन रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर हम दोबारा से इसका ऑक्सीडेशन करें तो CO2 निकल जाएगा और यहाँ पे बनने वाला है RCOOH। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अगर दोनों R हुए तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा कीटोन, ऐसा देखिए RC डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे बनेगा 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड डिग्रेड नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मिक एसिड यहाँ पे नहीं बन रहा है। इतना आपको ध्यान में रखना है। कई बार ऐसा भी पूछ लेता है, तो डाइल्यूट के हॉट के साथ हो तो यहाँ पर आ जाएगा COOH एंड COOH। ठीक है, और अगर इसके साथ हो तो क्या होगा, यहाँ जुड़ा रहेगा C डबल बॉन्ड हो C डबल बॉन्ड। ठीक, तो कंडीशन कैसे भी हो आपको इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। चलो तो एल्काइन से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं एल्काइन का ओजोनोलाइसिस। तीसरी प्रोसेस है ओजोनोलाइसिस। जैसा हमने जो है एल्कीन में किया था वैसा ही एल्काइन में करने वाले हैं। तो देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH ओजोनोलाइसिस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एल्कीन में डबल बॉन्ड था तो पूरा के पूरा बॉन्ड टूट जाता है। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड तो निकल जाएंगे, लेकिन एक बॉन्ड वहां पे रहेगा। तो यहाँ पे O और यहाँ पे O, देखो कैसे होने वाला है, CHO और एक बॉन्ड रहेगा CHO। बिल्कुल, तो 2 हमारे पास एल्डिहाइड मिल गए। ठीक है, अगर मान लिया जाए यहां पर मैं इसकी जगह R लिखता हूं तो क्या होगा, इसकी जगह ये डबल बॉन्ड एंड R। ठीक है दोस्तों, अगर जो है मान लीजिए इसकी जगह मैंने एक R और लिख दिया तो यहां पर क्या होने वाला है, डबल बॉन्ड O एंड R। तो इस तरह के कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे। लेकिन ध्यान रखें, ट्रिपल बॉन्ड कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होगा, एक बॉन्ड वहां पर रहेगा, लेकिन दोनों कीटोन आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, वेरी सिंपल। अगर आपको डबल बॉन्ड का समझ में आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड का इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंजीन। बेंजीन, ठीक है, बेंजीन में सब लोग जानते हैं, बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी ESR सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली 5 तरह की ESR होती है। एक होती है हैलोजिनेशन, दूसरी होती है नाइट्रेशन, ठीक है दोस्तों, तीसरी होती है सल्फोनेशन, ये सब लोग आप जानते हैं। चौथी होती है फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, पांचवी होती है फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, है ना दोस्तों। तो ये सारी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हैलोजिनेशन में हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो X+ होगा, Cl+, Br+, ये हो सकता है। नाइट्रेशन में हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो NO2+ होता है। अच्छा, एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 टाइप के एसिड यूज होते हैं, एक HNO3 होता है और एक H2SO4 होता है। कई बार पूछा भी जाता है दोनों में एसिड कौन है और बेस कौन है। तो ध्यान रखें दोस्तों, HNO3 हमेशा एक बेस की तरह काम करेगा और H2SO4 हमेशा एक एसिड की तरह इसमें काम करेगा। ठीक, चलिए। सल्फोनेशन में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है SO3। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, इसमें कोई भी प्लस चार्ज नहीं होता है। और सल्फोनेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, बाकी कोई भी ESR रिवर्सिबल नहीं है एक्सेप्ट सल्फोनेशन। फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एक एल्केन होती है और उस पर जो है प्लस चार्ज लगा होता है, इथाइल मिथाइल ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है। और एसाइलेशन में जो है RCO+, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। इसमें क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इसमें नाइट्रोबेंजीन, इसमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसमें बनता है टॉल्वीन, इथाइल बेंजीन वगैरह वगैरह, इसमें बनता है एसिटोफिनोल। ये आपको थोड़ा पता होगा। चलिए, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट था। अब कुछ और चीजें कई बार पूछी भी जाती है इसमें, कि मान लिया जाए हम लोग बेंजीन का जो है फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ CH3 CH2 Cl, है ना दोस्तों। और आपको पूछा जाता है कि अब जो प्रोडक्ट है वो कौन सा बनने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, Cl निकल जाता है और सीधे जो है प्रोपाइल बेंजीन, नॉर्मल प्रोपाइल। लेकिन ध्यान रखें ना दोस्तों, जब भी हम यहाँ से इस एल्काइल हैलाइड से Cl निकालेंगे
तो ये एल्काइल हैलाइड एक कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये कार्बोकैटायन अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, तो ये प्राइमरी से किस में चला जाएगा, सेकेंडरी में। तो एक्चुअल में जो कार्बोकैटायन हमारे पास बना वो ये वाला बना। तो अब बेंजीन जो है मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन से डायरेक्टली अटैच्ड हो जाएगी। तो इसमें जो है नॉर्मल प्रोपाइल ना होके आइसोप्रोपाइल बेंजीन प्रोडक्ट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं 1 2 3 4 5 और यहां पे लगा दिया Cl, ठीक है, या इधर भी लगा दिया Cl, CH2Cl, ठीक है। अब बोलो कि इसमें प्रोडक्ट पता है, तो यहां पर Cl हटाने के बाद ये कार्बोकैटायन बनेगा। लेकिन ध्यान रखें, ये कार्बोकैटायन अपने आप को स्टेबल करेगा तो कार्बोकैटायन अब टर्सरी बनेगा। तो इसका मतलब जो बेंजीन है वो टर्सरी कार्बोकैटायन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा, न कि प्राइमरी से। तो इस चीज में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए, तो इससे एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, रेट ऑफ ESR, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट किसमें ज्यादा होगा। तो अलग अलग नाम होते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक है फिनॉल और दूसरा है नाइट्रोबेंजीन और तीसरा है बेंजीन, और अब आपको पूछा जाए कि इनमें से किसमें रिएक्शन फास्ट होगी या ESR किसमें जल्दी होगा। ESR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किसमें फास्ट होगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो डिपेंड करता है कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है। क्या कितनी है, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। और आपको हमेशा याद होगा कि जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटा देते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या होगा, फास्ट होगा, और बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या होगा, स्लो होगा। तो इनका अगर ऑर्डर देखा जाए तो ये बेंजीन से ज्यादा यानी पहले नंबर पे, ये बेंजीन से कम यानी बेंजीन दूसरे नंबर पे, और नाइट्रोबेंजीन आ जाएगा तीसरे नंबर पे। तो कॉन्सेप्ट क्या देखा हमने, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन बेंजीन, और अल्टीमेटली उसको कौन एंटर कर रहा है, या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा या तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ठीक है। तो इसका आपने ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे ESR फास्ट होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे ESR स्लो होगा। तो वो बेंजीन से कम रिएक्टिव होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको पूछा जाए कि NO2, ठीक है दोस्तों, और ये क्या है Cl और एक है यहाँ पे बेंजीन, तो इन तीनों में इलेक्ट्रॉन ESR का रेट क्या होगा। तो आपको दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका मतलब बेंजीन में ESR का रेट सबसे फास्ट होगा। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, NO2 की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा है, Cl की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम है, तो Cl आ जाएगा दूसरे नंबर पे, नाइट्रोबेंजीन आ जाएगा तीसरे नंबर पे। तो इस तरह आपको केवल इन्हीं ग्रुप को देखना है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो उनमें से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास है, देखो, एक है OH, दूसरा है NH2 और तीसरा है CH3। तो अगर आपको पूछा जाए इनमें से कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो सीधी सी बात है OH का इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा होता है पहले नंबर पे, उसके बाद NH2 दूसरे नंबर पे, और ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे, क्योंकि मिथाइल ग्रुप के पास डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो इस तरह से हम इसका ESR रेट पता कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। तो ये हो गया, इसमें काफी सारी रिएक्शन होगी। अब लास्ट इसमें मैं इसको फिनिश करता हूं, ठीक है। कुछ मैं आपको कंफ्यूजिंग रिएक्शन बता देता हूं, वो आप देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। देखो, अगर हम यहाँ पे मेरे पास है एक टॉल्यूइन, और इसका अगर मैं Cl2 करता हूं लाइट की प्रेजेंस में, और दूसरी तरफ मैं Cl2 करता हूं एक हैलोजन कैरियर की, यानी Fe होगा या Al होगा। तो यहाँ पे जो है देखिए दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कैरियर नहीं है, लाइट है। तो लाइट क्या करेगा, केवल मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करेगा। कौन, क्लोरीन। तो होगा क्या, बेंजीन के न्यूक्लियस पे रिएक्शन नहीं होगी, केवल मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड।
लेकिन अगर मैं Cl2 के साथ कोई हाइड्रोजन कैरियर इस्तेमाल करता हूं तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होगी, ESR। तो अब कौन से हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, बेंजीन के हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे। जब बेंजीन के हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे तो हमें क्या मिल सकता है, एक ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन और दूसरा पैराक्लोरोटोल्यूइन। ये कई बार पूछा भी जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये कंडीशन और ये कंडीशन। ठीक है दोस्तों, चलिए देखो, अगर हम टोल्यूइन का करते हैं ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 तो सब लोग जानते हैं क्या बनेगा भाई, बेंजोइक एसिड। लेकिन अगर वही ऑक्सीडेशन हम करते हैं क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 तो इस समय हमारे पास बनेगा बेंजल्डिहाइड। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो तो ये इसका हो गया। हाँ, एक और चीज है दोस्तों, तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ये सारा आप रिवीजन कर लीजिए। अच्छा, एक और है बेंजीन, और बेंजीन की रिएक्शन होती है 3Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और यहाँ पे होती है 3Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर। ठीक है, अब देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जो रिएक्शन होगी HNu वो होगी एडिशन रिएक्शन क्योंकि लाइट प्रेजेंट हो रही है, और यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दोनों केस में अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। तो एडिशन रिएक्शन होगी तो बेंजीन के सारे बॉन्ड डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में। तो अब देखो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, बेंजीन इस तरह से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन लग जाएगा, तो HCl 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 इस तरह से H और Cl, तो इसको हम बोलेंगे BHC, इसका मतलब है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और इसको हम बोलते हैं गैमेक्सिन। और गैमेक्सिन एक तरह का इंसेक्टिसाइडल एजेंट। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर तो रिटेन रहेगा, केवल हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे इस तरह से, एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ। तो इसको हम बोलते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो इसका आपको ध्यान में रखना है कि कब हेक्साक्लोरोबेंजीन बनेगा, कब बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनेगा। दोनों का नाम अलग है, दोनों के स्ट्रक्चर अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये पूरा हो गया है लगभग मैंने आपको, तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसका PDF मैं वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग इसको देखिए। अगर कहीं कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, ढेर सारे क्वेश्चन की स्टडी करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू वेरी मच।